हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने भी अभी तक पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे चैप्टर वाइज अध्यायवार अच्छे से कवर करेंगे व्याख्या सहित। दोस्तों जैसे कि आप लोग इसकी विषय सूची देख सकते हैं, जितना भी इसमें सिलेबस है पेपर 1 का उसमें जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक-एक करके कवर कर रहे हैं और उन टॉपिक्स के भी जो कुछ पॉइंट्स भागों में बाँट दिए गए हैं। जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे तो उनको भी कई भागों में बाँटा गया। आप लोग ये विषय सूची में देख सकते हैं। हम लोग एक-एक करके ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो हमारा ये है कि हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो रहा है। दूसरा, उसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज़ भी कवर हो रहे हैं। और तीसरा, अगर हम किसी चैप्टर के पीवाईक्यू एक साथ कर रहे हैं तो उससे हमें क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने में बहुत ईज़ी रहता है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर ये सारा सिलेबस हमने ऐसे ही कवर कर लिया, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ को व्याख्या सहित हमने अच्छे से कवर कर लिया और इसका 1-2 बार रिवीजन कर लिया, तो दोस्तों हमें कोई भी अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन बुक्स को इन्हीं क्वेश्चंस को बार-बार रिवाइज करके हम अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हैं कि हमारा पेपर आराम से निकल सकता है और हमें किसी इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी और बुक को या 4 बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही बुक को या एक ही इन्हीं वीडियोस को बार-बार अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपके पीवाईक्यूज़ भी अच्छे से दोस्तों कवर हो जाएँ। और अभी तक दोस्तों हमारा जो पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा था। इसके जो भाग में डिवाइड किया गया है इस चैप्टर को ABCDE, ये सारा अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं इसकी पिछले की वीडियो में। और दोस्तों मैंने जो टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की पेपर वाइज वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। एग्ज़ाम आने जब हमारे जो पेपर है वो पास आ जाते हैं तब हम लोग दोबारा से सेट वाइज पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे, तब तक हम लोग टॉपिक वाइज दोस्तों पीवाईक्यू कवर करेंगे। और जून की डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की, 10 जून से 21 जून तक एग्ज़ाम है दोस्तों। तब तक हम लोग इस पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे और आप लोग चाहेंगे तो इसका अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे और आज हम लोग पहले चैप्टर का ही एफ भाग स्टार्ट करेंगे। एफ का फर्स्ट, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। हम लोग इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, किसी तर्क के मूल्यांकन में 2 चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। दूसरा कथन दिया गया है, निगमनात्मक तर्क जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकला है वैध कहे जाते हैं और जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही दोस्तों सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी चाहें तो देख लेते हैं। किसी तर्क के मूल्यांकन में 2 चरण शामिल होते हैं, अर्थात आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच संबंध का मूल्यांकन करना तथा आधार वाक्यों के सत्य का मूल्यांकन करना। और निगमनात्मक तर्क जिनमें निष्कर्ष आधार वाक्यों से वास्तविक रूप से निकला है वैध कहे जाते हैं, जिनके आधार वाक्य भी सत्य होते हैं वे सुदृढ़ तर्क कहे जाते हैं। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्राप्ति में सुधार हेतु शिक्षण और अधिगम दोनों प्रक्रिया को संवर्धित करना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतया सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे इस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शब्द चित्र तकनीक। इसकी व्याख्या,
देख लेते हैं दोस्तों। मुख्यतया सीमित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछने का तरीका जो लोगों को नियामक मानदंडों के परीक्षण के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है उसे शब्द चित्र तकनीक रूप से जाना जाता है। यह तकनीक मानसिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है जो निरीक्षण और शास्त्रीय प्रयोग से भी समझना मुश्किल है, लेकिन यह रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कार्य या प्रोत्साहन से अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कथन सही है, गलत है, या दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है। पहला कथन है हमारा, विशेषकर आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षा आकलन अधिकांश अनन्य रूप से कागज और कलम परीक्षा पर आधारित है जो प्रत्यक्ष रूप से मापने के स्थान पर संकेत करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। और कथन दूसरा है, प्रामाणिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से अपने कौशल और व्यवहार का उस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा जाता है जैसा वे कक्षा से बाहर की वास्तविक दुनिया में करेंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। चलिए इसका दूसरा कथन देख लेते हैं। क्योंकि प्रामाणिक परीक्षा में वास्तविकता पर आधारित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन कराकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाले चिन्हांकन सूची या निर्धारण का क्या नाम है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो लिखित से मौखिक, दृश्य आदि प्रकार के शिक्षार्थी उपलब्धि या कार्यों को एक संरचित उपलब्धि मानदंड पर स्थापित करके स्पष्ट उपलब्धि अंक तैयार किया जाता है जिनमें असाइनमेंट, कक्षा सहभागिता एवं अन्य समग्र ग्रेडों को चिन्हित किया जाता है। रूब्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, समग्र रूब्रिक्स और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। विद्यार्थियों के गुणात्मक गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली सूची रूब्रिक्स ही है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में फिर से दो कथन दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला कथन है, विद्यार्थियों के नियम संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े विद्यार्थी के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। कथन दूसरा दिया गया है, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में परीक्षण आंकड़े एक छात्र की निपुणता के स्तर को बताते हैं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं। दोस्तों जब दोनों ही कथन सत्य होते हैं तो वही कथन रिपीट हो जाते हैं व्याख्या में, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस की व्याख्या स्किप कर देती हूँ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों अभिकथन और उसका कारण दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग अभिकथन देख लेते हैं। निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। और इसका कारण दिया गया है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है, सत्य है। तथा इस संदर्भ में दिया गया कारण निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अग्रिम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है, ये भी सत्य है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कथन है, उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता के ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत तैयार किया जाता है। कथन दूसरा है, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन दोस्तों सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को दोनों परीक्षण छात्रों के संज्ञानात्मक एवं अवबोध स्तर का ज्ञान कराते हैं। यह परीक्षण मानकीकृत तथा अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आकलन करने में सक्षम है। रोसाइंक ब्लांक टेस्ट, टीएटी, एसएटी, भाटिया बैटरी परीक्षण इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में
छात्र या छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण के परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र या छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। निकष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम ग्लेसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 मूल्य विकास के चरण, सूची 2 प्रतिफल। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरण 1 इसका सही होगा, आमंत्रण के माध्यम से मूल्य संग्रहण। चरण 2 आंतरिक मूल्यांकन। चरण 3 मूल्य संबंधी स्पष्टीकरण और चरण 4 मूल्य समीकरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपने छात्रों के संकलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्वनिर्मित परीक्षण का आयोजन करता है। छात्रों के अंकों का वितरण धनात्मक रूप से विषमताकार पाया गया है। इस परीक्षण की कठिनाई स्तर के बारे में उसे क्या अनुमान लगाना चाहिए? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के लिए परीक्षण कठिन है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। संकलनात्मक मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण धनात्मक रूप से विषमताकार पाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परीक्षण का परिणाम किसी पैमाने के निचली ओर जाती प्रतीत होती है और बहुत ही कम उच्चतर प्राप्तांक अर्जित किए जा सकते हैं, अतः छात्रों के लिए परीक्षण कठिन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल या शतांश अनुपस्थित प्रदान की। यह किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मानक संदर्भित। चलिए देख लेते हैं मानक संदर्भित के बारे में। मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना है या छात्रों की संप्राप्ति को किसी ज्ञात समूह के अन्य छात्रों के सापेक्षिक स्थिति के रूप में व्यक्त करता है। इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है, इसे कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण के अंतर्गत छात्रों की संप्राप्ति का मापन किया जाता है तथा प्रत्येक छात्र की तुलना किन्हीं विशिष्ट मानदंडों पर रखकर की जाती है। इसी के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित कर पाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देशोपरांत छात्रों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। निर्देशोपरांत छात्रों के अंतिम उपलब्धि के संपादित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इस मूल्यांकन का अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण है दोस्तों, इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन है और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अभिकथन देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में मानक संदर्भित जांच NRT तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए। और दोस्तों इसका तर्क दिया गया है, अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। तो दोस्तों इसका सही देख लेते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तांकों के निर्वचन में
मानक संदर्भित जांच एनआरटी तथा निकष संदर्भित जांच दोनों प्रकार की पद्धतियों को संश्लेषित करना चाहिए, क्योंकि अभिभावक तथा शैक्षिक प्रशासक साथ ही छात्र स्वयं भी उपलब्धि का स्तर जानना चाहेंगे, जो निर्धारित निकष के अनुसार तथा प्रतिभागियों की सापेक्ष स्थिति की तुलना में होगी। अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मानक संदर्भित। अभी हम लोग दोस्तों मानक संदर्भित देख चुके हैं। चलिए फिर से एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। यह मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने से किया जाता है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें पहली सूची और दूसरी सूची दी गई है, इसमें हमें एक दूसरे से मिलान करना है, सही मिलान। तो दोस्तों चलिए हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग व्याख्या से सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले है निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसका सही होगा आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना। बी दिया गया है संकलनात्मक मूल्यांकन, कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। सी है मानक संदर्भित परीक्षण। इसका सही हो जाएगा दोस्तों परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। और डी है निकष संदर्भित परीक्षण। इसका सही हो जाएगा परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों एक पहला अभिकथन दिया गया है और दूसरा उसका तर्क दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अभिकथन देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। और इसका कारण दिया गया है इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन या शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास करती है। यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान घटित होता है। यह छात्रों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी प्रगति को लेकर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यह छात्रों की अधिगम त्रुटियों को भी उद्घाटित करता है। यह शिक्षक के शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निदानात्मक उपाय सुझाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है। और कथन दूसरा है मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्न की तरह पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोनों कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 सूची 2 दी गई है और हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का सही हो जाएगा ए पुनः परीक्षा विधि। तो इसका सही हो जाएगा 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए एक ही परीक्षा प्रशासित करना। बी है वैकल्पिक परीक्षा विधि। तो इसका सही हो जाएगा 2 भिन्न सत्रों में एक ही समूह के लिए परीक्षा के 2 प्रारूपों को प्रशासित करना। सी है अर्धविच्छेदन विधि। तो इसका सही हो जाएगा एक सत्र में सहसंबंध के लिए परीक्षा के 2 समतुल्य आधे सत्रों की परीक्षा का संचालन करना। डी है अंतर निर्धारक विधि। इसका सही हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्र रूप से परीक्षा के 2 या 2 से अधिक निर्धारक अंक प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है और निर्णयात्मक नहीं।
इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना है, जिससे वे अपनी कमजोरी और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधार सकें। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है? तो इस ए दिया गया है प्रज्ञा, बी अभिप्रेरण, सी शारीरिक गठन, डी लिंग। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए और बी यानी प्रज्ञा और अभिप्रेरण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन प्रज्ञा और अभिप्रेरण से निर्धारित होता है। नई शिक्षा नियमावली में एपीआई व्यवस्था शिक्षकों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए है। इसके तहत मूल्यांकन की 3 श्रेणी बनाई गई हैं। प्रत्येक श्रेणी से वार्षिक आधार पर अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे और तीनों श्रेणी इस प्रकार है। पहली है शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन, दूसरी है सहपाठ्येतर क्रियाकलाप और तीसरी है अकादमिक एवं अनुसंधान योगदान का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्य निष्पादन, परीक्षण, पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनियां इत्यादि पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प है, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त हो जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि आकलन पद्धति लचीली और विविधता युक्त है जिससे सुविधा वंचित छात्र सहज हो सके, तो यह कारक आकलन संबंधी पूर्वाग्रह में योगदान नहीं करता है। पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन FA सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर या केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है या ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम, शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूलों में रैंकिंग के लिए एक आधार बनाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्वेश्चन यहीं तक रहेंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए, पढ़िए और रिवाइज करते रहिए।